आज इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की पहली क्लास है जिसमें हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और फिर हम पर्यावरण के मुख्य घटक को समझेंगे। मैं पर्यावरण को एक परिवार के एग्जाम्पल से समझता हूँ, इसलिए आपको भी मैं वही तरीके से समझाऊंगा कि पर्यावरण और उसके मुख्य घटक को आप कैसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि पर्यावास क्या होता है। पर्यावास यानी ये 4 टर्मिनोलॉजी हम इस क्लास में समझेंगे। उसके बाद जब आप किसी भी चीज़ को समझ लेंगे, फिर उसके बाद हर टॉपिक से रिलेटेड हम आपको एक केस स्टडी क्वेश्चंस कराएंगे। इस तरह से जैसे ये केस स्टडी प्रश्न दिया हुआ है, इसी तरह से हम आपको हर टॉपिक समझाने के बाद केस स्टडी प्रश्न कराएंगे, जैसे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहली क्लास की। चलिए सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या होती है। किसी भी जीव का उसके प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट में उसको स्टडी करना इकोलॉजी है। उस यानी उसके नेचुरल हैबिटेट में जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसे पर्यावरण बदलाव में अपने आप को ढालता है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इस परिभाषा में हम ये देखते हैं कि जीव कहाँ रहता है। जैसे जब हम किसी जीव का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वह कहाँ रहता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह किन परिस्थितियों से प्रभावित होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब पर्यावरण में बदलाव होते हैं तो पर्यावरण बदलाव का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसने अपने आप को ढाला। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं एक जीव के बारे में या एक प्रजाति के बारे में, तो उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोलॉजी में हम किसी जीव को अकेले नहीं, बल्कि उसके आसपास के पूरे पर्यावरण, कि उसके आसपास पूरा पर्यावरण कैसा है और वह दूसरे जीवों के साथ उनका संबंध कैसा है, इन सब चीज़ों को मिलाकर पढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। जैसे जैसे एक जंगल में कोई शेर है, तो सिर्फ शेर को देखना पारिस्थितिकी नहीं है, यह देखना कि वह कहाँ रहता है, कहाँ से भोजन प्राप्त करता है और किन परिस्थितियों से प्रभावित होता है, पर्यावरण में बदलाव का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे अपना शिकार करता है, किस समय अपना शिकार करता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना, और कौन सी बीमारियां उसे प्रभावित करती हैं, किन बीमारियों की वजह से उनकी संख्या कम हो रही है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इकोलॉजी है। यानी एक जीव के बारे में या प्रजाति के बारे में जब हम पूरी तरीके से सब कुछ अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण के साथ, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अब हमने यहाँ एक शब्द समझा, प्राकृतिक आवास। तो समझते हैं कि किसी जीव का प्राकृतिक आवास क्या होता है, जिसे हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए समझते हैं कि नेचुरल हैबिटेट क्या होता है। प्राकृतिक आवास का मतलब है कि वह प्राकृतिक स्थान जहाँ पर कोई जीव या प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। स्वाभाविक रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और जहाँ की परिस्थितियाँ उसके जीवन के लिए अनुकूल होती हैं। यानी जहाँ की परिस्थितियाँ उसके जीवन के लिए अनुकूल हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल सोचिए कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु और अन्य पर्यावरण परिस्थितियाँ उनके लिए अनुकूल होती हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आम के पेड़ हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? क्या बर्फीले पहाड़ों पर या गर्म मैदानी इलाकों में? तो आम के पेड़ हमें सबसे ज़्यादा गर्म मैदानी इलाकों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि गर्म जलवायु आम के पेड़ के लिए सबसे अच्छी होती है। गर्म जलवायु आम के पेड़ के लिए अनुकूल होती है, इसलिए गर्म मैदानी क्षेत्र आम के पेड़ के लिए एक प्राकृतिक आवास है।
जहाँ वह स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और विकसित होता है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। एक शेर पिछले 10 वर्षों से चिड़ियाघर में रह रहा था। उसे वहाँ पर पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षा भी मिलती है, तो क्या चिड़ियाघर अब उसका नेचुरल हैबिटेट माना जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी स्थान पर रहने मात्र से वह उस जीव का नेचुरल हैबिटेट नहीं बन जाता, प्राकृतिक आवास नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आवास वो स्थान है जहाँ पर कोई प्रजाति, अभी हमने पढ़ा कि स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, लेकिन चिड़ियाघर में कोई शेर स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता, उसे वहाँ लाया जाता है रखने के लिए और वहाँ पर उसको भोजन, पानी और सुरक्षा दी जाती है ताकि वह वहाँ पे जीवित रह सके। तो चिड़ियाघर किसी शेर का प्राकृतिक आवास नहीं हो सकता या किसी भी जानवर का प्राकृतिक आवास नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं कि जब हम किसी जीव या प्रजाति का अध्ययन करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि दूसरे प्रजाति के साथ उसका कैसा संबंध है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि इनके पर्यावास में इनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है। जब हम किसी जीव का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके पर्यावास में उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी प्रजाति की संख्या उसके पर्यावास में लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो मतलब कि उसके पर्यावास में कुछ ऐसे अनुकूल कारक, जिसे हम फेवरेबल फैक्टर कहते हैं, वो मौजूद हैं जो उनको जीवित रहने में, प्रजनन करने में और संख्या बढ़ाने में लगातार सहायता कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्रजाति की संख्या लगातार घट रही है उसके पर्यावास में, तो मतलब कि उसके पर्यावास में कुछ तो ऐसा बदल गया है, यानी उसके पर्यावास में कुछ तो हानिकारक या प्रतिकूल कारक आ गए हैं जो उनकी संख्या को लगातार कम कर रहे हैं। यही तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का असली उद्देश्य है कि किसी जीव को देखना नहीं बल्कि यह समझना कि वह अपने पर्यावरण में अन्य जीवों के साथ कैसे रहता है और उन्हें कैसे प्रभावित करता है। यानी इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कोई जीव कैसे दूसरे जीवों से प्रभावित होता है और कैसे दूसरे जीवों को अपनी उपस्थिति से प्रभावित करता भी है। ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। यानी अब तक हम समझ चुके हैं कि इकोलॉजी का मतलब है कि किसी जीव का उसके आसपास के पर्यावरण दूसरे जीवों से संबंध को समझना है। उनके आसपास का पर्यावरण, वो कैसे पर्यावरण बदलाव से अपने आप को बचाए रखते हैं, कैसे वो भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे वो अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन पर्यावरण और पारिस्थितिकी में हम करते हैं। अब एक शब्द आता है पर्यावरण। तो चलिए पहले इस पर्यावरण को समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजी का असली क्या मतलब है। चलिए अब समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ है किसी जीव के आसपास मौजूद वे सभी परिस्थितियां, कारक और संसाधन जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई जीव है, उसके आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, इसमें जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो भी कारक होते हैं और जो भी संसाधन होते हैं, वो उसे कैसे प्रभावित करते हैं, उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये पर्यावरण होता है। पर्यावरण हर जगह के हिसाब से फिक्स होता है। जैसे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का पर्यावरण फिक्स है, जैसे जो गर्म मैदानी इलाके हैं वहाँ का पर्यावरण फिक्स है।
जीव जंतु उस पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं या नहीं, ये मैटर करता है, यह महत्वपूर्ण है। जैसे हम शेर की बात करते हैं तो शेर के लिए गर्म मैदानी इलाके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, इन्हीं क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। शेर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए उसके लिए पहाड़ी क्षेत्र अनुकूल नहीं है। लेकिन वहीं जब हम तेंदुआ की बात करते हैं तो तेंदुआ पहाड़ों पर चढ़ सकता है, तो इसलिए तेंदुआ के लिए पहाड़ी इलाके क्षेत्र अनुकूलित हो सकते हैं, लेकिन शेर के लिए वो अनुकूलित नहीं होते। तो इसीलिए कि किसी भी जीव के वे सभी परिस्थितियां, कारक और संसाधन जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए अनुकूलित है या नहीं, लेकिन हमें ऐसा सोचना गलत है, हमारा ऐसा सोचना गलत है। हमेशा ऐसा सोचिए कि उस पर्यावरण के लिए आप अनुकूलित हैं या नहीं। जब हम पर्यावरण को पढ़ते हैं तो हम पर्यावरण को दो भागों में पढ़ते हैं। ऐसा समझिए कि पर्यावरण एक परिवार है और पर्यावरण में एक भाग है जीवित और एक भाग है निर्जीव। पर्यावरण के दो भाग, एक जीवित और एक निर्जीव। यानी पर्यावरण में जब हमने पढ़ा कि पर्यावरण में वे सभी परिस्थितियां, कारक और संसाधन, इन तीनों चीज़ों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक जो जिसमें जीवन है उसे हम जीवित कहेंगे, और जो चीज़ें निर्जीव हैं उनको हम निर्जीव, यानी इसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है इसके लिए यूज होती है जैविक, और निर्जीव के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम कहते हैं अजैविक। यानी पर्यावरण के दो घटक, एक जैविक यानी जिसमें जीवन है, एक अजैविक यानी जो निर्जीव है। अब एक और स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जैसे हम पर्यावरण में बात करते हैं तो एक हो गया जैविक यानी जिसमें जीवन होता है, और एक हो गया अजैविक यानी जिसमें जीवन नहीं होता, यानी जो निर्जीव होता है। ये दो घटक होते हैं पर्यावरण के। इनमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है संसाधन और एक होता है परिस्थिति। इसमें भी होता है एक संसाधन और इसमें भी होता है परिस्थिति। अब ऐसे संसाधन जो जीवित हैं उन्हें हम कहेंगे जैविक संसाधन। ऐसी परिस्थिति जो जीवित हैं उन्हें हम कहेंगे जैविक परिस्थिति। ऐसे संसाधन जो निर्जीव हैं उन्हें हम कहेंगे अजैविक संसाधन। ऐसी परिस्थिति जो निर्जीव हैं उन्हें हम कहेंगे अजैविक संसाधन। यानी पर्यावरण का स्ट्रक्चर होता है पर्यावरण के दो घटक जैविक अजैविक। जैविक में भी संसाधन और परिस्थिति होंगे और अजैविक में भी संसाधन और परिस्थिति होंगी। अब चलिए समझते हैं कि संसाधन क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, अजैविक संसाधन क्या होते हैं, अजैविक परिस्थिति क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है या जो जीवित होते हैं उन्हें जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक में जैसे पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, परजीवी, रोग उत्पन्न करने वाले जीव और प्रतिस्पर्धी जीव भी आते हैं जैविक घटक में। अब वहीं जब हम अजैविक घटक की बात करते हैं, अजैविक घटक का मतलब हो गया कि निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं है। तो पर्यावरण के निर्जीव या भौतिक रासायनिक घटकों को अजैविक घटक कहते हैं, जैसे प्रकाश, पानी, टेम्परेचर, मिट्टी, वायु, लवण, आर्द्रता, लवणता। अब इन चीज़ों को देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिनमें जीवन है और ये वो भाग हैं जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं। यानी पर्यावरण के दो भाग, पर्यावरण में ये सभी चीज़ें आती हैं,
लेकिन जिनमें जीवन है हम उसको जैविक घटक कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं है उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। जैसे पौधे में जीवन है तो वो जैविक घटक हो गया। अब वो परिस्थिति है या वो संसाधन है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैविक घटक का मतलब है कि जिनमें जीवन है, और अजैविक घटक का मतलब जिनमें जीवन नहीं है। तो एक बार फिर से पर्यावरण के अगर हम स्ट्रक्चर को समझें तो इसे आपको याद रखने के लिए जो स्ट्रक्चर समझना है वो ये है कि जैविक यानी जो जीवित है, और यहाँ जो अजैविक, इसमें भी होंगे संसाधन, इसमें होंगे परिस्थिति, इसमें भी वही होंगे संसाधन और वही होंगी परिस्थिति। चलिए अब इसके आगे समझते हैं कि जैविक घटक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। अब समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। जो हमने पढ़ा कि जैविक घटक में संसाधन, सबसे पहले अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक। जैविक में भी हमने पढ़ा संसाधन, फिर हमने पढ़ा परिस्थिति। इसी प्रकार हम अजैविक में भी दो भाग पढ़ेंगे, एक परिस्थिति और एक हम पढ़ेंगे संसाधन। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का मतलब संसाधन दोनों चीज़ों में है, तो सबसे पहले हम दोनों की कॉमन परिभाषा को समझते हैं कि संसाधन का मतलब है ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसे कोई जीव अपने जीवन, वृद्धि या प्रजनन के लिए उपयोग या उपभोग करता है। मतलब जब कोई उपभोग करता है किसी वस्तु का तो उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे पौधे एक जीवित संसाधन है, क्योंकि शाकाहारी जीव इसका उपभोग करेंगे, तो इसलिए यह एक संसाधन है। संसाधन जीवन, यानी जब आप देखते हैं कि एक हिरण घास को खाता है तो हिरण के लिए घास एक संसाधन है, क्योंकि यह हिरण इसका उपभोग कर रहा है, और इस हिरण के खाने से घास की मात्रा कम हो रही है, यानी संसाधन का ज़्यादा उपयोग से संसाधन की मात्रा कम होती है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं शाकाहारी जीव मांसाहारी जीवों के लिए एक संसाधन है, क्योंकि मांसाहारी जीव भी शाकाहारी जीवों का उपभोग करते हैं, वो उनको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसलिए वो इनके लिए संसाधन है। अब ऐसे ही हम समझते हैं जीवित परिस्थिति क्या होती हैं। जीवित परिस्थिति का मतलब है कि जब कोई जीव की उपस्थिति दूसरे जीव के वृद्धि को या प्रजनन को प्रभावित करती है, लेकिन उन्हें वह सीधे भोजन की तरह उपयोग नहीं करता, तो वह जैविक परिस्थिति है। जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जीव, जीव, अगर हम रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की बात करें जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, फिर आते हैं वायरस और रोगाणु, तो ये जो चीज़ें हैं ये इनमें जीवन तो है, लेकिन ये कोई जीव भोजन के लिए उपयोग नहीं करता, उपभोग नहीं करता, लेकिन ये परिस्थितियां हैं क्योंकि यह किसी जीव के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव एक परिस्थिति हैं, और ये इनमें जीवन है, इसलिए ये एक जीवित परिस्थिति है। इनसे प्रभावित तो होते हैं जीव, लेकिन ये इनमें जीवन होने के कारण इनको हम जीवित परिस्थिति कहेंगे। ये किसी जीव के स्वास्थ्य,
जीवित रहने और प्रजनन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी जंगल में कोई रोग फैल जाता है, जब किसी जंगल में कोई रोग फैल जाता है तो हिरण की संख्या, मान लेते हैं कि हिरण की संख्या कम होने लगी, तो यहाँ रोग उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय परिस्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीव पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, हिरण को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे हिरण की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब यहीं पे हम एक और शब्द समझते हैं कि जो प्रतिस्पर्धी प्रजातियां हैं, प्रतिस्पर्धी प्रजाति, ये भी परिस्थिति की तरह काम करते, हालांकि परिस्थिति हम नहीं कह सकते, लेकिन परिस्थिति की तरह ही काम करते हैं। कैसे? कि जब दो जीव, कहते हैं कि जब दो जीव एक ही संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे मान लीजिए कि एक जंगल में गाय है और हिरण है और खरगोश है। अब इन तीनों के लिए एक ही संसाधन है, घास। अब ये तीनों एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि इन तीनों को जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए घास की जरूरत होगी। तो अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो एक तरह से ये भी जीवित प्रतिस्पर्धी प्रजातियों को भी जैविक परिस्थिति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक ही जंगल में शेर है, चीता है और बाघ है। अब ये तीनों भी एक ही शाकाहारी जीव, इनके मांस के लिए, शाकाहारी जीव के मांस के लिए इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। ये एक दूसरे को नहीं खाएंगे, लेकिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे एक ही संसाधन के लिए। तो इसलिए इन तीनों के बीच में भी ये तीनों एक दूसरे के लिए परिस्थिति हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में गाय और हिरण खरगोश के लिए परिस्थिति हैं, खरगोश गाय और हिरण के लिए परिस्थिति है, हिरण गाय और खरगोश के लिए परिस्थिति है, क्योंकि संसाधन के लिए इन तीनों में संघर्ष होने वाला है एक दूसरे के बीच। यानी अब तक हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने देखा पर्यावरण के दो घटक, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में हमने समझा संसाधन और फिर हमने समझा परिस्थिति। संसाधन में हमने समझा कि संसाधन क्या होते हैं जिनका एक जीव उपभोग करता है। जैसे उपभोग करता है, जैसे घास हो गया जो शाकाहारी जीवों के लिए है। शाकाहारी जीव मांसाहारी जीवों के लिए संसाधन है। तो इस तरह से हमने संसाधन पढ़ लिया। हमने जैविक परिस्थिति भी देखी कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं वो जीवित परिस्थिति हैं। साथ में जो प्रतिस्पर्धी प्रजातियां हैं वो भी एक दूसरे के परिस्थिति हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये हो गए जीवित परिस्थिति और ये हो गया जीवित संसाधन। यानी हमने जैविक संसाधन और परिस्थिति को पढ़ लिया। अब हम अजैविक परिस्थिति और संसाधन को पढ़ेंगे। पर्यावरण के जैविक घटक को समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि पर्यावरण के निर्जीव और भौतिक रासायनिक घटकों को अजैविक घटक कहते हैं, जिसमें प्रकाश, पानी, तापमान, मिट्टी, वायु, खनिज लवण, आर्द्रता, लवणता आदि।
हैं, लेकिन हमें इनके दोनों भागों को पढ़ना है कि अजैविक घटक के दोनों भाग क्या होते हैं। एक होते हैं जो संसाधन और दूसरे होते हैं परिस्थिति। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश, पौधे प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश क्या है? एक निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं होता। तो लेकिन प्रकाश का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो इनका उपभोग करके पौधे, तो इसलिए प्रकाश एक संसाधन हो गया। पानी, दूसरा हम बात करते हैं पानी की। तो पानी का उपयोग भी जीव अपने प्यास बुझाने के लिए करते हैं, जीव अपने पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए, तो यह भी एक संसाधन है, लेकिन इसमें जीवन नहीं है, इसलिए इसको जैविक संसाधन में रखा गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण भी पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे खनिज को लेते हैं, और यदि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं तो मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है, इसलिए खनिज लवण भी क्या है? पौधों के लिए संसाधन है। अब हम बात करते हैं कि जैविक परिस्थिति क्या होती है। यानी आप जैविक परिस्थिति, अजैविक परिस्थिति का मतलब है कि निर्जीव परिस्थिति। वहाँ हमने निर्जीव परिस्थिति में, सजीव परिस्थिति में देखा था रोग उत्पन्न करने वाले जीव। यहाँ हम देखते हैं तो तापमान, तापमान का कोई जीव उपभोग नहीं करता, इसलिए यह परिस्थिति है। और तापमान हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यानी तापमान का जीव उपभोग नहीं करता, लेकिन तापमान जीव की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो शरीर में पानी की कमी बढ़ जाती है, एंजाइम प्रभावित होते हैं, जीव तनाव में आ जाता है। और वहीं तापमान अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो जीव के मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, शरीर की आंतरिक प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है, जीव की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। तो इसलिए तापमान एक परिस्थिति है। इसी प्रकार वायु एक परिस्थिति है। अब बात करते हैं कि पानी को अभी हमने समझा कि ये एक संसाधन है, लेकिन आपको बता दें कि पानी जलीय जीवों के लिए संसाधन के साथ साथ परिस्थिति भी है। क्यों? क्योंकि जलीय जीवों के लिए यह परिस्थिति इसलिए है क्योंकि वह केवल उनके उपभोग का माध्यम नहीं है, बल्कि उनका आवास है। पानी के अंदर जो मौजूद होती हैं विशेषताएं, जैसे तापमान, पीएच, उसमें घुली ऑक्सीजन और उसमें मौजूद लवणता, ये सभी चीज़ें जलीय जीवों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये परिस्थितियाँ हैं, इसलिए पानी एक परिस्थिति के रूप में कार्य करता है। जलीय जीवों के एक संसाधन से अधिक एक परिस्थिति के रूप में कार्य करता है जलीय जीवों के लिए। मछली पानी को भोजन की तरह समाप्त नहीं करती, लेकिन पानी का तापमान, उसमें घुली ऑक्सीजन मछली के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए पानी एक संसाधन है अन्य जीवों के लिए, लेकिन जलीय जीवों के लिए एक परिस्थिति भी है। हम ऐसा कहते हैं कि जिसका जीव उपभोग करता है और जिसकी मात्रा कम हो सकती है, वह संसाधन है, और जो जीव के जीवन को प्रभावित करता है लेकिन उपभोग नहीं किया जा सकता, वह परिस्थिति होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं। यानी अब तक हमने जो चीज़ें समझी हैं कि पर्यावरण में दो जैविक घटक, अजैविक घटक, इसमें भी दो
चीज़ें हमने पढ़ी। एक हो गया हमारा जैविक संसाधन, जैविक परिस्थिति, ये हम इसमें हो गया हमारा अजैविक संसाधन, अजैविक परिस्थिति। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आपको समझ में आया है तो चलिए इसी पे बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस करते हैं, जो आपको समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। पर्यावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक की पूरी जानकारी आपको समझ में आई है, उसे अपने केस स्टडी क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। चलिए, अगर आपको पर्यावरण के दोनों घटक समझ में आ चुके हैं, जैविक और अजैविक, तो आपको ये केस स्टडी समझ में आती है या नहीं। अगर आपको जैविक या अजैविक घटक में अभी भी कोई दिक्कत है तो आपको ये केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए केस स्टडी को पढ़ते हैं। एक घने वन में दो वृक्ष की प्रजातियां हैं, प्रजाति ए और प्रजाति बी, एक साथ पाई जाती हैं। जो प्रजाति ए है वो तेजी से बढ़ती है, तेजी से वो बढ़ जाती है और अपनी चौड़ी पत्तियों के कारण प्रजाति बी के ऊपर छाया बना देती है। यानी प्रजाति ए तेजी से बढ़ती है और प्रजाति बी जो थी उसके ऊपर छाया बना देती है, प्रजाति बी के ऊपर छाया बना देती है। परिणाम स्वरूप प्रजाति बी तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। जो प्रकाश प्रजाति बी के पास पहुंच रहा था वो प्रजाति ए से ढकने लगा तथा उसके प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है और बी की जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घट जाती है, क्योंकि ए के कारण प्रकाश बी तक आसानी से नहीं पहुंच रहा। अब इसी में कहता है कि इसी क्षेत्र में हिरण रहता है जो प्रजाति ए की नई पत्तियों को भोजन के रूप में खाता है। क्योंकि प्रजाति ए तेजी से बढ़ गया, उसकी पत्तियां ज़्यादा बिखरी और उसका विकास ज़्यादा हुआ, तो इसलिए एक हिरण उसकी पत्तियों को खाता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा होता है कि रोगजनक कवक फैलने से प्रजाति ए के अनेक वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। यानी ऐसा रोग फैलता है कि प्रजाति ए के जितने भी पेड़ थे वो नष्ट होने लगते हैं। इसके बाद प्रजाति बी तक अधिक प्रकाश पहुंचने लगा। अब जब ये पेड़ टूट गए तो ये प्रकाश अब प्रजाति बी तक पहुंचने लगा और उसकी वृद्धि तेजी से होने लगी, यानी प्रजाति बी अब तेजी से बढ़ने लगा। इस लंबी अवधि में लंबे सूखे के कारण मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा कम हो जाती है, जबकि क्षेत्र का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इससे प्रजाति बी की वृद्धि जो तेजी से बढ़ना शुरू हुई थी वह फिर से धीमी हो जाती है। यानी अगर मैं आपको केस स्टडी फिर से समझाऊं तो इसके कहने का मतलब है कि एक प्रजाति ए का पेड़, दो पेड़ थे, प्रजाति ए और प्रजाति बी, दो पेड़ थे, प्रजाति ए और प्रजाति बी। और कुछ समय बाद प्रजाति ए तेजी से बढ़ता है और प्रजाति बी के पास प्रकाश आने को रोक देता है। इसी में एक हिरण होता है जो प्रजाति ए के पत्तों को खाता है। कुछ सालों बाद एक रोग आता है जो प्रजाति ए के पेड़ को समाप्त कर देता है, उनकी संख्या घटने लगती है, प्रकाश तेजी से बी को आसानी से मिलने लगता है और प्रजाति बी बढ़ने लगता है। लेकिन उसी समय सूखा पड़ जाने के कारण, जल की मात्रा कम हो जाने के कारण, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाने के कारण फिर से बी की वृद्धि रुक जाती है। तो अब ये पूरी केस स्टडी पे आपको इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजाति बी के लिए प्रकाश एक संसाधन है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रजाति बी के लिए प्रकाश एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का यूज़ करके प्रजाति बी का जो पेड़ है वह भोजन बनाएगा। याद रखिए, मनुष्यों के लिए प्रकाश एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन पौधों के लिए प्रकाश एक संसाधन होता है, क्योंकि उनका उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। क्योंकि प्रजाति ए द्वारा प्रकाश को रोकने से प्रजाति बी के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रजाति ए के बढ़ जाने से, प्रकाश को रोक देने से प्रजाति बी के लिए उसकी उपलब्धता कम हो गई। तो प्रकाश एक संसाधन है, क्योंकि प्रजाति ए के द्वारा रोकने से उसकी उपलब्धता बी के लिए कम हो जाती है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हिरण के लिए प्रजाति ए की पत्तियां जैविक संसाधन हैं। यानी हिरण के लिए प्रजाति ए की पत्तियां
पत्तियों में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसलिए वे हिरण के लिए प्रजाति ए की पत्तियां जैविक संसाधन हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्रजाति ए के लिए रोगजनक केवल एक अजैविक परिस्थिति है। रोगजनक केवल एक अजैविक परिस्थिति है। यहाँ पे आपको शब्दों पे ध्यान देना है। रोगजनक कवक हमने पढ़ा कि वो एक जीवित परिस्थिति है, वो अजैविक यानी निर्जीव परिस्थिति नहीं है, निर्जीव परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वह वृक्ष की वृद्धि को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पे ये अजैविक, अगर ये जैविक लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये अजैविक की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मिट्टी में उपलब्ध जल प्रजाति बी के लिए अजैविक संसाधन है। जल, अब आप सोचिए जल क्या है। जल एक संसाधन है प्रजाति बी के लिए, क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा कि वो भोजन के लिए उपयोग करेगा और जल में जीवन नहीं होता, इसलिए वह एक निर्जीव है और वह संसाधन है क्योंकि प्रजाति बी उसे अपने उपभोग के लिए, भोजन के लिए यूज करेगा। जबकि तापमान एक अजैविक परिस्थिति है, बिल्कुल सही, तापमान अजैविक भी है और परिस्थिति भी है क्योंकि तापमान से प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रजाति ए द्वारा उत्पन्न छाया, प्रजाति ए द्वारा उत्पन्न छाया के कारण प्रकाश की उपलब्धता में कमी जैविक घटक द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। मतलब प्रकाश की उपलब्धता में कमी हुई किसके कारण? प्रजाति ए के कारण। ए क्या है? पौधा है। अब अगर ए एक पौधा है तो पौधे में होता है जीवन, और जिसमें जीवन होता है वो जैविक घटक होते हैं। तो वही तो ये प्रश्न कहना चाहता है कि प्रजाति ए द्वारा उत्पन्न छाया के कारण प्रकाश की उपलब्धता में कमी जैविक घटक द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। हाँ, क्योंकि प्रजाति ए के बढ़ने से प्रकाश की उपलब्धता कम हुई थी, लेकिन प्रभावित होने वाला कारक प्रकाश अजैविक है। यानी जो प्रकाश नहीं पहुंच रहा था, प्रभावित होने वाला कारक प्रकाश जो है वो अजैविक है। हाँ, इसमें जीवन नहीं है, यह निर्जीव है, इसलिए यह अजैविक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। यानी इस केस स्टडी के अनुसार अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो कथन 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आपको इस केस स्टडी समझ में आया, इसे आप अपने से करके देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावास। कि पर्यावास क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल हैबिटेट, हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक आवास वह स्थान है जहाँ पे कोई जीव अपना स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। उसी के बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि पर्यावास क्या होता है। वह प्राकृतिक स्थान या वातावरण जहाँ किसी जीव को जीवित रहने और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ या संसाधन प्राप्त होते हैं। कि मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे किसी जीव के लिए आवश्यक संसाधन, परिस्थितियाँ मौजूद हैं ताकि वो अपना जीवन चक्र आसानी से पूरा कर सके। अब इसी में एक शब्द हम समझते हैं, पर्यावरण एक सापेक्ष अवधारणा है। इसका मतलब है कि पर्यावास किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है। यानी कोई जीव तय करेगा कि वह पर्यावास है या नहीं है। हम केवल देख कर ये नहीं कह सकते, हम केवल अपने नज़रिए से ये नहीं कह सकते कि यह स्थान पर्यावास नहीं है। तो चलिए पहले समझते हैं कि पर्यावास में क्या होता है। जैसे मछली का पर्यावास होता है जल, उसी प्रकार ऊंट का पर्यावास होता है मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल की गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां ऊंट उसके लिए अनुकूलित होता है, इसलिए ऊंट के लिए मरुस्थल सबसे
सबसे महत्वपूर्ण पर्यावास है, उसका प्राकृतिक पर्यावास हम कह सकते हैं। अब हम समझ रहे थे कि सापेक्ष अवधारणा का मतलब है कि यह अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे एक ही स्थान किसी जीव के लिए पूरा पर्यावास हो सकता है और दूसरे जीव के लिए केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा। चलिए इसको एक पेड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पूरा पेड़ है, अब एक पक्षी है, उसके लिए पूरा पेड़ एक पर्यावास है, क्योंकि वह उनकी डाल पर बैठता है, वहीं पर विश्राम करता है, वहीं पे अपना भोजन प्राप्त करता है, अपनी घोंसले में रहता है और अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन जब हम कीट की बात करते हैं तो पेड़ की छाल उसका पर्यावास हो सकती है, क्योंकि वह छाल के अंदर और ऊपर रहता है और वहीं से भोजन प्राप्त करता है। पक्षी के लिए पूरा पेड़ था, क्योंकि वह उनकी शाखाओं पर अपना घोंसला बनाता था। उसी प्रकार जब हम कवक की बात करते हैं तो पेड़ का सड़ा हुआ भाग उसका पर्यावास हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसे उसकी वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त हैं। लेकिन क्या आप सोचिए कि एक पक्षी के लिए पेड़ का सड़ा हुआ भाग पर्यावास हो सकता है? तो नहीं। यानी अगर हम पक्षी के नजरिए से देखें तो पेड़ का सड़ा भाग पर्यावास नहीं है, लेकिन कवक की दृष्टि से पेड़ का सड़ा हुआ भाग एक पर्यावास है। तो यानी इससे एक बात पता चलती है कि एक ही स्थान अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरीकों से पर्यावास बन जाता है, इसलिए इसे सापेक्ष अवधारणा कहते हैं, क्योंकि यह किसी जीव या प्रजाति के नजरिए से तय होता है कि कौन सा हिस्सा पर्यावास होगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ठहरा व गंदा पानी किसी जीव के नजरिए से पर्यावास हो सकता है? सोचिए कि क्या एक ठहरा व गंदा पानी भी पर्यावास हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ठहरा व गंदा पानी शैवाल के लिए पर्यावास होता है, क्योंकि वहीं पर उसके शैवाल को पनपने के लिए परिस्थितियां मौजूद होती हैं। ठहरा व गंदा पानी कुछ सूक्ष्म जीवों, मच्छर के लार्वा के लिए भी उपयुक्त पर्यावास होता है। लेकिन यही अगर हम मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ठहरा व गंदा पानी हानिकारक है, लेकिन कुछ जीवों को उसी स्थान पर भोजन, पोषक तत्व और जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, इसलिए वह उनका पर्यावास बन जाता है। इसी प्रकार हमने देखा कि एक पेड़ का सड़ा हुआ हिस्सा पक्षी के दृष्टिकोण से पर्यावास नहीं है, लेकिन उसी सड़े हुए भाग को अगर हम कवक की दृष्टिकोण से देखें तो वह कवक की दृष्टिकोण से वही सड़ा हुआ भाग उपयुक्त पर्यावास है। तो कोई भी स्थान पर्यावास होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस जीव के दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी कोई भी स्थान पर्यावास है या नहीं है, इसका निर्धारण केवल उस स्थान की विशेषताओं से नहीं होता, हमारे दृष्टिकोण से नहीं होता, बल्कि संबंधित जीव की आवश्यकताओं, सहनशीलता और अनुकूलनों के आधार पर किया जाता है। यानी पेड़ के सड़े हुए भाग अगर पक्षी के दृष्टिकोण से वो पर्यावास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी सड़े हुए भाग में किसी और जीव के लिए उपयुक्त पर्यावास हो सकता है, उपयुक्त भोजन हो सकता है, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं जो ही वहाँ पे उसे विकसित होने के लिए मिलती हैं। अब इन चीज़ों को आपको अगर समझ में आ चुका है तो चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे हमने पहले केस स्टडी क्वेश्चंस को पढ़ा, अब पर्यावास से जुड़े हुए मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, केस स्टडी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो इससे आपको पर्यावास से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए पर्यावास से जुड़े हुए केस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक गांव के पास स्थित तालाब में अत्यधिक पोषक तत्व एकत्र हो गए। यानी एक तालाब है जहाँ पे अत्यधिक पोषक तत्व एकत्र हो गए हैं। एक तालाब है जहाँ पे अत्यधिक पोषक तत्व आ गए हैं। इसके कारण यहाँ शैवाल तेजी से बढ़ने लगता है। इसमें शैवाल तेजी से बढ़ रहा है। तालाब का पानी मनुष्यों के पीने योग्य नहीं रहा, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म जीव, मच्छरों के लार्वा, शैवाल बड़ी संख्या में पाए गए। तो अब इस केस के आधार पे आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मनुष्यों के लिए अनुपयोगी होने के कारण तालाब किसी भी जीव का पर्यावास नहीं हो सकता। क्या ये कथन सही है? गलत। क्योंकि कोई भी स्थान पर्यावास होगा या नहीं होगा यह किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है, मनुष्यों के दृष्टिकोण से नहीं। यानी अगर कोई स्थान मनुष्यों के लिए अनुपयोगी है, इसका मतलब वह नहीं कि वह किसी भी जीव के लिए पर्यावास नहीं हो सकता। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तालाब शैवाल के लिए पर्यावास हो सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि तालाब शैवाल के लिए पर्यावास है। अब पढ़ते हैं कि किसी स्थान की पर्यावास के रूप में उपयुक्तता संबंधित जीव की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, कि कोई भी स्थान पर्यावास होगा या नहीं होगा वह किसी जीव की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी जीव को वहाँ पे जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वह उस जीव का पर्यावास बन जाएगा। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि एक ही स्थान कुछ जीवों के लिए अनुकूल और कुछ अन्य जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। बिल्कुल सही। जैसे ठहरा व गंदा पानी मनुष्यों के लिए या अन्य जीवों के लिए हो सकता है कि वो अनुकूल हो, हानिकारक हो, लेकिन वहीं कुछ जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है, वहीं कुछ जीवों के लिए अनुकूल हो सकता है और कुछ मनुष्यों के लिए और अन्य जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन भी सही है। देखें कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। चलिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 2 कहता है कि एक प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सर्दियों में भारत की आर्द्र भूमि में आता है, वेटलैंड में आता है। वहाँ वह भोजन प्राप्त करता है और 3 महीने तक रहता है। इसके बाद वह दूसरे देश जाकर प्रजनन करता है जहाँ से वो आया था। तो अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आर्द्र भूमि उसका पर्यावास नहीं है क्योंकि वह वहाँ प्रजनन नहीं करता। वह इस बात से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उसका पर्यावास है या नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। केवल वह स्थान पर्यावास कहलाता है जहां जीव जन्म लेता है। गलत। आर्द्र भूमि उसके मौसमी पर्यावास का भाग हो सकती है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि किसी भी जीव का पर्यावास इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए किस किस स्थान का उपयोग करता है। चौथा ऑप्शन है कि इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है प्रवासी जीवों का कोई पर्यावास नहीं होता। यह ऑप्शन भी गलत है। इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए केस नंबर 3 को समझते हैं, जिससे आपका यही कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस नंबर 3 कहता है कि एक समुद्री कछुआ अपना अधिकांश जीवन समुद्र में व्यतीत करता है, लेकिन मादा कछुआ अंडा देने के लिए समुद्र तट की रेत पर आती है, यानी ऊपर की तरफ आती हैं। अंडों से बच्चे निकलने के बाद वो वापस समुद्र की ओर चले जाते हैं, यानी समुद्र में अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे है कि केवल समुद्र ही कछुए का पर्यावास है, क्योंकि अधिकांश जीवन वही, मतलब समुद्र का नीचे का भाग ही उसका पर्यावास है, क्योंकि अधिकांश जीवन वह वहीं बिताता है। यह पूरी तरह से सही नहीं है। केवल समुद्र तट ही उसका पर्यावास है, क्योंकि वहीं प्रजनन होता है। गलत। तट भी उसका पर्यावास, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। समुद्र और समुद्र तट उसके जीवन चक्र के अलग अलग चरणों के लिए आवश्यक पर्यावास के भाग हो सकते हैं। ये सही है। किसी जीव के एक से अधिक पर्यावास नहीं हो सकते। गलत। किसी एक ही जीव का एक से अधिक पर्यावास हो सकता है, अगर वो अपने जीवन को चक्र को पूरा करने के लिए अलग अलग
चीज़ जगह का यूज़ करता है। जैसे एक कछुआ समुद्र में है, वो अपना जीवन वहीं व्यतीत करता है, लेकिन जब वो अपने बच्चा रेत के किनारे यानी समुद्र के किनारे आकर देता है और फिर समुद्र में बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो वो वापस समुद्र में चले जाते हैं, यानी ये भाग समुद्र का गहरा भाग और रेत ये दोनों उसके पर्यावास का हिस्सा हैं। तो ऐसे ही जो हमने केस नंबर 2 पढ़ा उसमें भी अगर कोई पक्षी किसी देश में रहता है और मौसम बदलने पर किसी और दूसरे देश में 3 महीने के लिए जाके रहता है तो वो भी उस देश का है, देश 1 जहाँ वो रहता है, और अगर किसी देश 2 में वो जाकर 3 महीना 4 महीना या सर्दियाँ बिताता है तो वो समय भी उसके पर्यावास में गिना जाएगा, यानी दोनों देश उसके जीवन चक्र का हिस्सा हैं। यानी जीवन काल में वो अपना पूरा जीवन बिताने के लिए इन दोनों जगह का यूज करता है, इसलिए पर्यावास ये दोनों होगा। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जीव का केवल एक ही पर्यावास होता है। जीव के कई पर्यावास हो सकते हैं अगर वो अपने जीवन के अलग अलग काल में अलग अलग जगह का यूज करता है। चलिए इसी कंसेप्ट पे हम केस नंबर 4 को पढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। एक नदी की मछली सामान्यतः नदी के गहरे भाग में रहती है, उथले भाग में भोजन प्राप्त करती है, प्रजनन के समय नदी की ऊपरी धारा की ओर चली जाती है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे कौन सा निष्कर्ष निकलता है? केवल नदी का गहरा भाग उसका पर्यावास है? नहीं, अभी हम पढ़ चुके कि वो अपने जीवन के हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस जिस जगह का यूज करेगी वो जगह उसके पर्यावास में गिना जाएगा। केवल प्रजनन वाला क्षेत्र उसका पर्यावास होगा, ये ऑप्शन भी गलत। पर्यावास में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उपयोग जीव जीवन चक्र की अलग अलग आवश्यकताओं के लिए करता है, ये सही है। यही आप परिभाषा के लिए भी यूज कर सकते हैं कि पर्यावास में वे सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिनका उपयोग जीव जीवन चक्र की अलग अलग आवश्यकताओं के लिए करता है। चौथा ऑप्शन है कि लगातार स्थान बदलने वाले जीव का कोई निश्चित पर्यावास नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि किसी स्थान पर कोई जीव पाया जाता है तो वह उस स्थान उस जीव का पर्यावास अवश्य होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीव कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही उसका पर्यावास हो। इस कथन का सबसे उचित मूल्यांकन क्या है? पूर्णतः सही, क्योंकि जीव केवल अपने पर्यावास में पाया जाता है, नहीं। अगर आप कहीं चिड़ियाघर में किसी जीव को देखते हैं तो वो उसका पर्यावास नहीं है। अगर आप किसी तेंदुए को किसी गांव में देखते हैं तो वो भी उसका पर्यावास नहीं है, वो भटक कर आ गया है। कहीं पे कोई जीव दिखता है इसका ज़रूरी नहीं है मतलब कि वो वहीं पे पाया जाता हो सकता है वो भटक के आ गया हो या हो सकता है उसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। तो दूसरा ऑप्शन कहता है सही, क्योंकि उपस्थिति ही पर्यावास का पर्याप्त प्रमाण है। ये भी गलत है कि केवल उपस्थिति ही पर्यावास का पर्याप्त प्रमाण नहीं होती। तीसरा ऑप्शन कहता है पूर्णतः गलत, क्योंकि जीव अपने पर्यावास में कभी नहीं पाया जाता। जीव अपने पर्यावास में, अधिकांश जीव अपने पर्यावास में ही पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है कि आवश्यक रूप से नहीं, क्योंकि जीव किसी स्थान पर अस्थायी रूप से उपस्थित, प्रवासरत या केवल गुजरता हुआ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सबसे उचित मूल्यांकन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। अब चलिए केस नंबर 6 को पढ़ते हैं। केस नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान को पर्यावास कहने के लिए उसका मनुष्यों के लिए उपयोगी होना आवश्यक है। गलत। हमने गंदे पानी के एग्जाम्पल से समझा था कि कोई भी स्थान अगर मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और जीव के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो किसी स्थान का पर्यावास कहने के लिए उसका मनुष्यों के लिए उपयोगी होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन कहता है कि एक ही पर्यावरणीय क्षेत्र अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग स्थानीय स्तर का पर्यावास हो सकता है। यानी एक ही पर्यावरणीय क्षेत्र अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग स्थानीय, बिल्कुल सही। जैसे हमने पेड़ के एग्जाम्पल से समझा था कि एक ही पेड़ अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग तरीके से स्थान था। जैसे पूरा पेड़ पक्षी के लिए था, पेड़ की छाल थी कीड़ों के लिए,
और पेड़ का सड़ा हुआ भाग था कवक या फंगस के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। किसी जीव का पर्यावास उसके जीवन के विभिन्न चरणों में बदल सकता है, बिल्कुल सही। अभी हमने 3 केस स्टडी की, उसमें यही था कि ये किसी भी, जैसे हमने मछली का एग्जांपल लिया कि मछली गहरे भाग में रहती है, खाना अपने उथले भाग में प्राप्त करती है, और जब बच्चे देना होता है तो वो सबसे ऊपरी हिस्से में आ जाती है। तो वो अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग पर्यावास का यूज करती है, इसलिए किसी भी जीव का पर्यावास उसके विभिन्न चरणों में बदल सकता है, ये सही है। किसी स्थान पर जीव की उपस्थिति मात्र उस स्थान को उसका प्राकृतिक पर्यावास सिद्ध करने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होती, ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई जीव कहीं उपस्थित है तो वह पर्याप्त नहीं है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उस जीव का पर्यावास सिद्ध करने में, इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो अगर हम देखें तो केवल 3 ऑप्शन, मतलब 1 2 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा पारिस्थितिकी, यानी हमने इकोलॉजी समझा, फिर उसके बाद हमने इसमें समझा पर्यावरण। पर्यावरण में हमने 2 घटक समझे, एक जैविक जिसे हमने कहा जीवित, और एक हमने कहा अजैविक जिसे हमने कहा निर्जीव। अजैविक में भी 2 थे, एक संसाधन, एक था परिस्थिति। वैसे ही यहाँ पे भी था एक संसाधन और एक परिस्थिति। फिर उसके बाद हमने पर्यावास समझा, इसके बाद हमने पर्यावास समझा। पर्यावास में हमने सापेक्ष अवधारणा समझा। इतनी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी, इनसे जुड़े हुए हमने केस स्टडी भी किए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी किए, जिसकी मदद से मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट, अब जो अगली क्लास होगी उसी में इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। हालांकि वो क्वेश्चंस कभी यूपीएससी के मेंस में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पहली क्लास से मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की मेंस की क्लास कराऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको लिखना बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिखना नहीं आता, और अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप यूपीएससी के मेंस परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो यूपीएससी के मेंस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको लिखना आना चाहिए, और लिखने की हैबिट आपको पहले दिन से डेवलप करनी चाहिए। याद रखिए कि जो चीज़ आपको नहीं पता आप उसके बारे में शायद न लिख पाएँ, लेकिन लिखने की एक कला आप जब तक हैबिट डेवलप नहीं कर लेते हैं, आप तब तक आप उन चीज़ों को नहीं लिख सकते जब तक आपको लिखने की हैबिट ना हो। अगर आपको कोई टॉपिक पता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और मैं आपको पहली क्लास से ही प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लें और फिर हमसे मेंस की क्लास में जुड़े, जिसमें हम आपको मेंस के क्वेश्चंस कराएंगे। हम आपको लिखना बताएंगे कि कैसे जिस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं, जिस चीज़ को आप समझते हैं, उसको आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी ज़रा भी दिक्कत आई है, तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं। हम आपको उस टॉपिक को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको मेंस वाली क्लास में, और फिर अगली क्लास 2 में, जहाँ से हम इस मैप के आगे शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमने पारिस्थितिकी शब्द को समझा, पर्यावरण शब्द को समझा, जिसमें हमने संसाधन और ये समझा, फिर हमने पर्यावास समझा, इसमें हमने एक नेचुरल हैबिटेट शब्द को भी समझा, और अब इसके आगे हम आगे समझेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।